अभी भी रहेगा। वो तो है ही यार। अदरवाइज अगर ये इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो इंसान पे कब्जा कर ले और इंसानों को एक गुलाम बना ले, तब तो बात अलग है। तब तो कोई किसी काम का नहीं रहेगा। उस फ्यूचर के लिए आप परेशान हो सकते हो। बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आर्टिस्ट विष्णु का क्वेश्चन है कि ग्रिड यूज करना सही है या गलत है? ग्रिड यूज करना सही है या गलत देखो, इस चीज को लेकर मुझे मेरे पास बहुत ही सवाल आया था, और अभी भी आ रहा है। आ, फिर तो एक बात क्लियर करता हूँ कि एक टाइम जो था मैं ग्रीड यूज करता था, तो इसलिए मुझको पता है कि ग्रीड ग्रीड कैसे यूज करना चाहिए, या फिर हमारे आर्ट को डेवलप करने के लिए ग्रीड कैसे कैसे इफेक्ट डालते हैं, ये हम मुझे पता है। अम, देखो, जब ग्रीड यूज करना चाहिए या फिर नहीं यूज करना चाहिए, ऐसे भी ओल्ड मास्टर थे जो भी ग्रीड यूज करते थे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि गीट कैसे यूज करना चाहिए। उसका जो बड़े बड़े बिल्डिंग में जो पोर्ट्रेट बनाते हैं जो आर्टिस्ट, वो तो हमें हमारे विजन से काफी ज्यादा बड़ा है, तो उसके लिए ग्रीड बनाना अलाउड है। लेकिन अगर हम पहले से ही ग्रीड के चक्कर में फंस गए तो उससे हम निकल नहीं सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ हर वक्त कि फ्री हैंड पर ज्यादा जोर डालनी, क्योंकि हमारे विजन को हम ऐसे प्रैक्टिस करें या फिर ऐसे आ, आ, चीजों को देखें कि एक आर्टिस्ट, मैं तो सोचता हूँ कि एक आर्टिस्ट में आंखों में ग्रीट होता है, उसके कोई इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टूल्स ही नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ आर्टिस्ट के आंखों में जो एक मेजरमेंट, ऐसे ऐसे ही तो एक आर्टिस्ट लाइव पोर्ट्रेट नहीं बना सकता। उसका आंखों देख रहा है, वो दिमाग पर जा रहा है, वो मेजरमेंट ठीक है कि नहीं। तो आर्टिस्ट के आंखों में ग्रीड होता है, तो उसको हमें जोर देना पड़ेगा। पहले से ही ग्रीड के चक्कर में अगर फंस गए तो मान लो कि तुम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। एक ट्रैप है बहुत बड़ा, सौरभ। क्योंकि मैं साथ साथ ये भी बोलना चाहूंगा कि कुछ कुछ बंदे ऐसे हैं कि मुझे पूछते हैं कि सर, ग्रिड से हमें बाहर निकलना है, हम बाहर हम निकालना चाहते हैं खुद को, तो कैसे बाहर निकल। तो मैं बोलता हूँ कि पहले छोटा छोटा जो ग्रिड्स है उसको बढ़ा दो। टाइम के साथ साथ गैप को बढ़ा दो। एक टाइम पर आएगा कि आर्टिस्ट एक या दो लाइन फेस के फ्री हैंड में ड्रॉ करके उसको बना सकता है। तो ग्रिड के चक्कर में नहीं फंसना फंसना चाहिए। आंखों में ग्रिड लगाने के लिए हर चीज को सामने है, लाइव स्टडी करो, फ्री हैंड स्केचेस बनाओ। और जो मैं कृष्ण कुंडारा जो सर जी है उसका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, तो वो जो बोलते हैं वो बहुत अच्छे बोलते हैं। तो हमारे सामने जो कुछ रफ स्केचेस है वो डेली होना चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा। ठीक। हाँ वो तो डायरेक्ट बोलते हैं कि ग्रिड ग्रिड यूज करने वाले थी, ग्रिड यूज करोगे तो सीधे पिटाई कर दूंगा तुम्हारी। सही बोलते हैं। काफी अच्छे हैं, और उनका नेचर भी काफी अच्छा है और बिल्कुल काफी बिल्कुल मोटिवेटिंग है वो। बिल्कुल। मुझे जान के अच्छा लगा कि आपके भी वो फेवरेट हैं। और आप कभी दिल्ली आओगे तो आप उनसे जरूर मिलना, आना जरूर, हमारे स्टूडियो में भी आना, सर से साथ में मिलने चलेंगे। बिल्कुल। और सौरभ, तुमको अगर कभी फुर्सत में कभी मिले, तुम तो बिजी रहते हो, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि तुम भी एक टाइम निकाल कर मेरे स्टूडियो में विजिट करो, नॉर्थ बंगाल में कभी जरूर आएंगे। बंगाल आऊंगा तो आपको जरूर फोन करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि आपने बताया कि ग्रिड को धीरे धीरे बड़ा करके फिर उससे करो। अच्छा, लुमिस हेड जब हम बनाते तो ये भी कहीं ना कहीं एक ग्रिड ही है, पर थोड़ी अलग तरीके हम्म की ग्रिड है। हम्म हम्म हम्म। ये बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, आपकी स्किल पे बेस्ड है। तो ग्रिड को किस तरीके से यूज करना है, जैसे कि आपने बताया, उस चीज को पता होना चाहिए। और वैसे ही पेपर इतना छोटा होता है, उसमें और आप छोटे छोटे बॉक्सेस बना देते हो, फिर उसमें भी लोग क्रॉस लगा के और उसको छोटा कर देते सौरभ, हैं।
तो और एक उनसे बात मदद क्रिएट हो जाती है। स्टॉक देने की एक बात है, मैं कुछ साल पहले यूट्यूब में एक वीडियो देखा था कि ग्रेट इटालियन आर्टिस्ट कैरावैजियो जो थे, हम सब ये चौंक जाएंगे ये सुनकर। वो काफी पेंटिंग के लिए वो ट्रेस मेथड का भी इस्तेमाल किया था। वो ग्लास में सामने वाले बंदे को सामने रखते थे और ग्लास में लेकर वो आउटलाइन बनाते थे, और उसको आ, न- हमारे जमाने में जो प्रोजेक्टर है, उस जमाने में वो लाइट को, नेचुरल लाइट को डायरेक्टली वो डाइवर्ट करके वो कैनवास में लाते थे, उस पे वो ड्राइंग करते थे। लेकिन वो किस तरह यूज करते थे, क्या वो फ्री हैंड नहीं करते थे या फिर उसका कोई कोई स्किल नहीं था, ये सब आ, हम सोचते हैं। लेकिन एक आर्टिस्ट जानते हैं, इतने बड़े जो आर्टिस्ट है वो जानते हैं कि किस तरह उसको काम में लाना चाहिए। वो ये ना बिगिनर्स इन सब चीज़ों को देख के थोड़ा हो जाते हैं कि ये आर्टिस्ट तो ट्रेसिंग कर रहा है, पर उसको वो चीज़ें आती हैं, वो बस टाइम बचाने के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें यूज़ कर रहा है। और आप अभी अभी से ही अगर वो चीज़ें करोगे तो फिर अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो आप थोड़ा अपने ये बताइए कि आप अपनी पेंटिंग से मतलब कैसे बिगिनर या कोई भी जो भी सीख रहे हैं, हाउ टू कन्वे द इमोशन एंड स्टोरी लाइन, स्टोरी टेलिंग, कि पेंटिंग से कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, इमोशंस को कैसे क्रिएट करें और स्टोरी टेलिंग कैसे करें जिस तरीके से आप करते हो अपनी पेंटिंग्स में। एक टाइम टेकिंग चीज है सौरभ, कि मैं तो मानता हूँ कि आर्टिस्ट के हर एक स्ट्रोक में वो एक इमोशन होता है। तो सामने वाले जो व्यूअर है उसको लगता है कि आर्टिस्ट कुछ कहना चाहता है, ये तो एक कनेक्शन बन जाता है। तो अगर हम स्टोरी की बात करें कि कैसे हमारे आर्ट वर्क स्पीक करे दूसरे वाले बंदे की या फिर व्यूअर के लिए, तो आ, इसको मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि कुछ टाइम के बाद बिगिनर जो है, कुछ टाइम के बाद उसको सारे ये फिर लुमिस या फिर लाइव स्टडी ये चक्कर मक्कर खत्म हो गए, वो अच्छी खासी आर्टवर्क बना रहे हैं। तो धीरे धीरे करके एक ही जगह में रहना नहीं चाहिए। दूसरा, ऐसा सोचना चाहिए कि कुछ अलग मतलब ये नहीं है कि खुद के स्टाइल ब्रेक करके या फिर खुद के काबिलियत ब्रेक करके दूसरों के आर्टवर्क के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, ऐसा नहीं है। तो एग्जीबिशन में बड़े बड़े आर्टिस्ट या फिर कुछ आर्ट शोज में बड़े बड़े ग्रेट इंडियन या फिर फॉरेन आर्टिस्ट के हैं, उसका काम देखो, तो उससे तुम्हें पता चलेगा कि स्ट्रोक्स कैसे बात करती है। और मैं ऑयल पेंटर्स के लिए ये बात करना चाहता हूँ कि जो लोग स्ट्रोक्स को लेकर जिसका मन में सवाल चल रहा है कि कैसे स्ट्रोक्स को डेवलप करके, तो मैं कहता हूँ जो काम खत्म होने के बाद अपना पैलेट को ना खुद के सामने देखो, क्योंकि मैंने जो बनाया है वो तो सबकॉन्शियसली है। तो वो पैलेट को देखकर हमें पता चलेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट का जो पैलेट है उसमें कलर मिक्सिंग करने से हमारे जो ब्रश मार्क्स है उससे हमें पता चलता है कि स्ट्रोक्स ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो एक चीज है, तो स्ट्रोक ही जान। और ओवरऑल जो है कि ये मैटर करता है कि काम में हम कितना इन्वॉल्व है, इमोशन अपना आप आ जाएगा। और जो आपने एंड में बात बोली ना कि अपनी पैलेट को देखो, वो काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोला, वो मुझे लगता है सबको नोट करके रखना चाहिए कि दरअसल हम पैलेट देखते नहीं, सीधे पहुंच देते हैं काम करने के बाद। उसको देखो, उसको हम्म। ऑब्जर्व करो, उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। और एक चीज ये भी कर सकते हैं कि जो मुझे लगता है कि ये तरीका आप यूज कर सकते हो, जो टेक्निक मैं भी यूज करता हूँ, कि क्रिएटिविटी ऐसे इंप्रूव हो सकती है आपकी कि जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट फॉरेन के आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव आर्टिस्ट। तो आप रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट 20 मिनट ऐसे अच्छे अच्छे काम देख लो, क्योंकि हम रात को सोने से पहले उल्टी सीधी चीजें ही देख के सोते हैं, रील वील देख ली, कुछ ना उल्टा सीधा। तो आप क्या करो, आप कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो गए, आप कुछ रियलिज्म आर्ट हो गए, उनको देखो, खाली देखो, बस देखो, देख के सोचो, और फिर देखने के बाद फिर सो जाओ। उससे क्या होगा, वो एट द एंड आपके अंदर, आप अंदर तक जाएगा।
सोते सोते दिमाग में चीजें चलती रहेंगी आपके, कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा। बिल्कुल। फिर आप पेंट करोगे, ड्रॉ करोगे, वो अंदर से वो चीजें निकलेंगी। तो आपकी एक लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी सबकॉन्शियस माइंड में, अगर आप रात को सोने से पहले 10-15 मिनट अच्छे अच्छे आर्टवर्क देखो। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे दिमाग में ये चलता है कि मैंने कुछ बंदे को देखा कि हम रियलिज्म के ऊपर फोकस करें या फिर तो एब्स्ट्रैक्ट हाँ। को समझ में नहीं आते, एब्स्ट्रैक्ट को साइड में रख लो। हर कुछ देखना पड़ेगा। इवन जो इंडियन आर्ट है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक आर्टिस्ट का नॉलेज इनकम्प्लीट रहता है जब हम्म, तक आर्ट फील्ड के ऊपर कुछ ना कुछ, हर चीज के ऊपर उसको जानकारी चाहिए। हम आर्टवर्क्स बनाते हैं क्यों, लेकिन हम ये नहीं करते कि कुछ आर्टिस्ट का आर्टवर्क या फिर काम या फिर उसका लाइफ का कुछ विजन था, हम पढ़ाई नहीं करते हैं। ये चीज का बहुत लैक है। और ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा लैक यहीं पे भी होता है कि हम ऑब्जर्व ही नहीं करते आजकल की तेज तरार दुनिया में। और आर्टिस्ट कितनी छोटी छोटी चीजें भी ऑब्जर्व करती है कि आप कविताएं पढ़ो, क्या नाम था उनका, उनसे कवि थे वो, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। हम्म। ऐसी कविताएं पढ़ो कि आप पता लगे कि छोटी छोटी चीजों को भी ऑब्जर्व कर रखा है उन्होंने, बिल्कुल। उससे आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी। एम एफ हुसैन जी जो थे वो ज्यादातर ऐसी कविताएं वगैरह पढ़ते रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि असली आर्ट यहीं से मिलेगी, इसके पीछे मैं तो छोटी एक बात छोटी सी स्टोरी मानता थी। हूँ सौरभ, बिल्कुल। मैं तो एक बात मानता हूँ, जिसमें भूख है ना वो कहीं से भी उठा लेगा अपना थॉट। हाँ। जिसमें भूख है, भूख होना जरूरी है। मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, तो उसमें मैं ये नहीं देख रहा था कि इंसिडेंट कहाँ पर बढ़ रही है। मैं ये देख रहा था कि कैमरा का एंगल कैसा है, लाइट डायरेक्शन कैसा है। इसमें बहुत सारे थॉट मिलते हैं मुझे हाँ देखने बिल्कुल का। सही। हम्म। कि किस तरीके से कैमरा एंगल है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसी से आपको। बिल्कुल। मतलब आप मूवी भी देख रहे हो, उसमें से भी आप सीख रहे हो कि इसने कैमरा कैसे यूज कर रखा है, लाइट कैसे यूज कर रखी है, क्या एंगल से यूज आर्टिस्ट कर रखी है, क्या आर्टिस्ट डस्टबिन कंपोजिशन है। या फिर आर्टिस्ट डस्टबिन या फिर मुर्दा घर से भी कुछ चीजें उठा हाँ। लेता है, अगर उसमें वो देखने का नजर है अलग सा। तो वेब सीरीज से आपकी फेवरेट वेब सीरीज और मूवीज आप बताइए, क्या आपकी फेवरेट है और क्या आपकी वेब इंडियन सीरीज अभी कौन सी अभी फेवरेट है कुछ आप? साल पहले देखा कि फैमिली मैन बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ। मैं भी इतना टाइम नहीं मिलता कि वेब सीरीज डेली रेगुलर हाँ। बेस पर मैं चेक नहीं कर सकता, लेकिन फैमिली मैन मुझे बहुत अच्छा लगा। और इंडियन ये एक फिल्म है। और मैं काफी मैं ज्यादातर टाइम बिताता हूँ कि यूट्यूब में जो अभी अभी चल रहे थे कि लुगन म्यूजियम में आर्ट क्यूरेटर्स जो पेंटिंग को निकाल के उसके रेस्टोर करते हैं, मैं हर कुछ देखता हूँ आर्ट के लिए। अगर सारा दिन भी ये खाना पीना सोना बात साइड बाय साइड रखना पड़े, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो ये चीज है। और आपकी फेवरेट आर्टिस्ट कौन कौन से हैं? मेरे फेवरेट फेवरेट आर्टिस्ट। आर्टिस्ट फेवरेट आर्टिस्ट माइकल एंजेलो। मैं आ, खुद का एक लगाव, मैं ऐसा नहीं कहूंगा ये मेरे मैं उसे फील करता हूँ। मुझे लगता है कि वो एक मेरे सबकॉन्शियसली मुझे गाइड करता है, आपकी क्योंकि आपकी उसका इंस्पिरेशन भी आप उस, उन्हीं से लेते हो? हम्म, उसका एक उसका मैं लाइफ स्टोरी मैंने पढ़ा, और उसके काम को लेकर जितने भी उस टाइम के उस जमाने के जितने भी आर्टिस्ट थे, वो माइकल एंजेलो से कितना उस टाइम में माइकल एंजेलो कितना आगे थे। अभी अभी एक सोनी लिव पर एक वेब सीरीज आया था, लियोनार्डो। वो मैंने बार बार देखता हूँ। वो मैं तो कहता हूँ बिगिनर्स को ये देखना चाहिए जरूर। लियोनार्डो मूवी एक वेब सीरीज है, कोविड में रिलीज हुआ था। सोनी चैनल पे बहुत कुछ है उस फिल्म में। कि सोनी चैनल पे सभी को देखना चाहिए, वैसे ही चीजें सबको नोट कर लेनी चाहिए। और आपका फेवरेट म्यूजिक कौन सा है? आप मतलब क्या फेवरेट म्यूजिक सुनते हो, आप एडिटिंग करते होते हो या फिर नॉर्मल म्यूजिक? वैसे तो आर्टिस्ट का मुझे
अच्छा म्यूजिक लगता है जब मैं कैनवास पर अपनी ब्रश घिसकता हूँ या फिर पेंसिल चलाता हूँ, वो मेरा बेस्ट म्यूजिक है। और इसके अगर कुछ अलग बात करें तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद, मुझे बहुत पसंद है। और वेस्टर्न रॉक भी मुझे बहुत पसंद है। और खास करके मैं तो हाँ, बंगाल से रहने वाला हूँ। रविंद्र संगीत तो मुझे बहुत बहुत सुकून मिलता है दिल को। जी। तो आपका कोई एक ऐसा राज, ऐसा सीक्रेट जो आपने कभी कहीं पे नहीं बताया होगा, किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया होगा, कहीं मतलब सिर्फ या तो आपने अपनी पेड क्लासेस में कहीं बताया होगा, वो कोई एक सीक्रेट जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे पॉडकास्ट में, चाहे वो ड्राइंग से रिलेटेड ही हो, आर्ट से रिलेटेड ही हो। आपका कोई पर्सनल सीक्रेट नहीं, मतलब आर्ट और ड्राइंग से रिलेटेड आपको कोई ऐसा सीक्रेट जिसने आपकी ड्राइंग को चेंज कर दिया, या फिर आपको एज एन आर्टिस्ट उससे अर्निंग बहुत अच्छी कर रहे हो, या फिर ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, उस कोई ऐसा एक सीक्रेट जो आप शेयर करना चाहो। अम, देखो, एक टाइम था जब कोविड के टाइम पे मैं घर बैठे बैठे जो मैं सोच रहा था कि मेरे दिमाग में एक स्ट्रगल चल रहा था कि उसके कोविड से पहले मेरा आत्मा कुछ अलग थे। उसके बाद कोविड टाइम में जो मैंने सोचने का जो टाइम निकाला, तो उस वो मैं उससे मेरे आर्ट जाने का एक अलग ही दिशा खुल गया। क्योंकि उस टाइम में मैं अपने स्ट्रोक्स या फिर जो जो मैं कुछ अलग करने के लिए सोच रहा था। तो ऐसा तो नहीं होता है कि अलग करने का सोचो या फिर अलग कुछ बन जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि आ, अपने आर्टवर्क्स को ऐसा प्रेजेंट करो, ऐसा अपने आर्टवर्क्स को ऐसा मुकाम तक लेकर जाओ कि दूसरे वाले बंदा फील करने लगे। हाँ, तो इस बारे में मैं मुझे याद आ गया कि जब मैं एक बहुत ही बड़ा कंपोजिशन यूज करता हूँ, मैं आज भी कुछ कुछ टाइम पर मैं फ्री हैंड स्केचेस जब करता हूँ वो तो अलग बात है। लेकिन मैं जब कंपोजिशन करता हूँ, उसके लिए मुझे अगर हम टाइम बचाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं छोटा छोटा चीज पर मुझे अगर लगता है कि इसमें चाहिए तो उसमें मैं ग्रिड निकालता हूँ। अगर कोई बड़ा सा पीस है तो उसमें तो ये तो चीज है कि हमें किस तरफ जाना है और कैसे यूज करना है। कि तो आप फोटोशॉप वगैरह यूज करते हो कुछ एडिटिंग वगैरह करने के लिए, उसमें अभी तक तो नहीं। मतलब पहले रफली करते हो उसको, फिर उसको डायरेक्ट बनाते हो फिर? फोटोशॉप यूज नहीं पहले करता हूँ। पहले रफ थोड़ा स्केचेस बनाते हो आप, फिर थोड़ा हाँ, थोड़ा रेफरेंस को लेकर ये एडजस्ट करना पड़ता है, ये मैं करता हूँ। मोबाइल में कुछ लाइट का डायरेक्शन है, उसका ब्राइटनेस सैचुरेशन ये कंट्रोल करता हूँ थोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ मैं कुछ सुनाता, कुछ आर्टिस्ट ये करते हैं तो वो उसका खुद का पर्सनल मैटर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छे काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसे किसे यूज करना चाहिए। तो फोटोशॉप में मैं अगर काम को कंट्रोल करूँ तो मैं कैनवस के ऊपर मैं क्या काम करूँगा। क्योंकि कैनवस में मैं एक प्लान लेकर बैठता हूँ तो वो प्लान चेंज हो जाता है काम के साथ साथ, काम के प्रोग्रेस पर। ऐसा नहीं है कि मैं एक थॉट को लेकर काम कर रहा हूँ तो मुझसे मुझे जैसे जैसे पेंटिंग का प्रोग्रेस आता है तो उसमें मैंने कुछ आ, जैसा कि मैंने पहले सोचा था वो नहीं रहता है, कुछ अलग चीज आ जाती है। तो इसके लिए मैं बहुत ही पेंटिंग प्रोग्रेस एक लेवल तक हो गई, मुझे लगा कि ये गलत है या इससे बेहतर है, तो मैं उस चीजों को मैं फिर से मिटा देता हूँ और उसमें कुछ नया पुट करता हूँ। ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। अच्छा एक भी क्वेश्चन आया है किसी का, इनका नाम मेरे को समझ नहीं आ रहा, पन्नू है, ठीक है सर, योर मेथड टू अचीव फ्लैट वैल्यू यूजिंग चारकोल, ऑल टाइप ऑफ चारकोल,
एंड ब्लेंडिंग्स टूल्स एप्लीकेशन। अच्छा, ये आपका मेथड पूछ रही है कि आपका मेथड क्या है, अचीव फ्लैट वैल्यू यूजिंग चारकोल एंड ब्लेंडिंग टूल्स एप्लीकेशन। इससे रिलेटेड कुछ पूछ रही है कि चारकोल में आपका मेथड क्या है, किस तरीके से आप करते हो, और ब्लेंडिंग टूल्स किस तरीके से आप यूज करते हो। आम, देखो अभी तो मैं एक विलो चारकोल से काम बना रहा था, वो तो फ्री स्केचेस है, मैं स्ट्रोक पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि जो टेक्सचर बनती है एक चारकोल या फिर वन स्ट्रोक से या फिर वो लाइन से, उसका मुझे बहुत उससे एक कनेक्शन बन गया है, तो मैं उसको ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन कभी कभी कमीशन ऐसा आता है कि कस्टमर की एक डिमांड रहती है कि मुझे एक फोटो फिनिश जैसा पोर्ट्रेट चाहिए, तो मैं चारकोल डस्ट लेकर उसको फर्स्ट लेयर में, अगर मैं फर्स्ट लेयर में उसको ब्रश देकर थोड़ा स्मच कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट टू पॉइंट वो मैं चारकोल पेंसिल से वो स्ट्रोक्स लाता हूँ, तो छोटे छोटे स्ट्रोक से एक काम में फिनिश आता है। अगर हम देखें तो दूर से कुछ पेंटिंग बहुत ही फिनिश सा लगेगा, लेकिन हम नजदीक के तरफ जाए उसमें छोटा छोटा स्ट्रोक रहता है, तो ये चीज मुझे बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि बिगिनर्स अगर इसमें ज्यादा ध्यान दें कि ब्लेंडिंग और स्मचिंग, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसको कैसे यूज करें, कि ऐसा नहीं है कि पेंसिल से खिंचा दिया उसमें ब्रश देकर फिनिश कर दिया, इसमें तो तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन ही चला जाएगा। जो नेचुरल जो स्ट्रोक है, छोटा छोटा स्ट्रोक्स में वो जो एक सॉफ्टनेस आता है, जैसे कि लियोनार्डो दा विंची या फिर राफेल की पेंटिंग ले लो, उसको उस समय जो ड्राइंग बनाते हैं छोटा छोटा स्ट्रोक्स बनाकर, उसमें एक सॉफ्टनेस आता है, तो इसमें ध्यान देना चाहिए सर। प्लस इससे आपकी स्किल भी इम्प्रूव होती है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है बिल्कुल। कि आप उसको स्किल बेस्ड काम करना सीखें। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अगर किसी को अगर ऐड होना हो, जैसे पहले बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी, तो वो अपनी रिक्वेस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 1 मिनट लेंगे, और 1 मिनट में अपना कोई क्वेश्चन आप पुट कर सकते हो, उससे रिलेटेड आप कुछ भी हाई अगर बात करनी है। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 मिनट का टाइम हम लेके चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना खींचे। तो अगर किसी को ऐड होना हो तो वो ऐड हो सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ऐड होने के लिए, तो मैं उनको ऐड कर लूँगा। तब तक मैं कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ। अच्छा, तो ये गुरुप्रीत का क्वेश्चन है कि सर, क्या हर आर्टवर्क में इमोशंस पर काम करना ज़रूरी है? बिना इमोशंस के आर्ट को किस तरह देखते हैं, देखते हो आप? तो उनका ये क्वेश्चन है, बिना इमोशन के आर्ट को किस तरीके से देखते हो, और क्या हर आर्ट में इमोशन इमोशन पर काम करना ज़रूरी है? हाँ हाँ, देखो इमोशन ऐसा आर्टिस्ट नहीं सोचता है कि हमें इमोशन पर काम करना जरूरी है, वो खुद ब खुद एक इमोशन बन जाता है। हाँ। तो मैं तो ये कहूंगा कि काम करना चाहिए पहले से ही। अगर हम फंस गए इस चक्कर में कि इमोशन को क्रिएट कैसे करना चाहिए, वो अपने आप निकल कर आएगा। हम्म। हेलो। हेलो। हेलो हेलो। सर। हेलो। सर, मैं विजन ऑफ हिम पटेल आपको मैसेज करता हूँ, अनुपम सर को क्वेश्चंस। सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। इसमें हाँ जी। आपको क्या मिस्टेक दिख रही है? अगर वैल्यू मुझे ठीक लग रहा है। मिस्टेक। ईयर में कुछ काम बाकी है मुझे लगता है, लेकिन ठीक है। हाँ, ये सर, मैं चीज पर मैं एक मैं बात करना चाहूंगा छोटी सी। हाँ, हम लोग फेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, आंखों बनाने के टाइम आंखों आंखों में ज्यादा टाइम बिताते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि पार्ट पार्ट लेकर, हाँ, मैं एक अगर पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, उसका कान भी, उसका जो ईयर है वो भी बात करता है।
वो भी पर्सनालिटी से उस चीज का जो मैं पर्सनालिटी पोर्ट्रे कर रहा हूँ अपने ड्राइंग में या फिर कैनवास में या फिर पेंटिंग में, तो उसका ईयर भी एक पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है। तो ईयर स्टडी के लिए मैं देखता हूँ कि ईयर स्टडी की तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो अलग अलग से लाइव करके अलग अलग चीजों को, हमारे ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक पोर्ट्रेट में एक आंख या फिर नाक या फिर लिप्स बना दिए वो पोर्ट्रेट बन गए, उसका ईयर भी उस पर्सनालिटी से रिलेटेड है। उसके ऊपर अलग से हमें केयर लेना पड़ेगा। हम फिंगर्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं हाथ बनाने में। तो ऐसा तो है कि फेस बहुत अच्छा बन गया लेकिन हाथ नहीं बन रहा है। तो ऐसे कुछ चीजों को जिसके ऊपर काम मेरे मेरे मुझे फील होता है कि मेरे वीकनेस है, उसके ऊपर लाइव या फिर अगर लाइव नहीं मिले तो फोटोग्राफी लेकर वो अलग अलग पार्ट को हमें स्टडी करना चाहिए। सर मतलब तो पोर्ट्रेट में हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है, सभी पार्ट इम्पोर्टेंट है, और जो हमारी वीकनेस है उस पे भी हमें काम करना पड़ता है। वीकनेस बिल्कुल तो पहले काम हाँ करो। सौरभ, बालों पर ज्यादा काम करते हैं, बालों को हाईलाइट करने में बहुत हाँ हमें, क्योंकि उसमें तो हमारे दिमाग नहीं लगता है। हाँ बिल्कुल सही बात। हम दाढ़ी बनाते हैं, बालों बनाते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन वो तो बेसिक नहीं है। हम पोर्ट्रेट को देखते हैं बालों या फिर दाढ़ी में, लेकिन वो तो बात की चीज है। अगर मैं रविंद्रनाथ का टैगोर का पेंटिंग बनाता हूँ, वो दाढ़ी या फिर बालों से नहीं बनता है। मैं काफी रविंद्रनाथ टैगोर का पेंटिंग देखा कि बाल और दाढ़ी से उसको पोर्ट्रे कर दिया, लेकिन उसको आंख, उसका विजन, उस नोज या फिर ईयर या फिर लो लो हाथ, वो भी पर्सनालिटी से। ओल्ड पेंटिंग देखो ना, ओल्ड मास्टर्स की जो पेंटिंग है, वो एक फिंगर को लेकर कितना केयरली उसको बनाते थे। वो भी इमोशन से कनेक्टेड है। ओके सर, हम वैल्यूज को ऐसा समझ सकते हैं कि हम पहले पोर्ट्रेट को फर्स्ट लेयर में फ्लैट वैल्यूज देते हैं, फिर उन दूसरे लेयर में हम फ्लैट वैल्यूज में भी हम उसको और फ्लैट वैल्यूज ऐड करते जाते हैं। फ्लैट वैल्यूज ऐड करते करते वो जॉन सिंगर सार्जन की पेंटिंग्स में ऐसे ही होता है ना कि फ्लैट वैल्यूज वो ऐड करते ही जाते हैं छोटे छोटे पार्ट में, जैसे कि आपने बोला इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा ही करके हम रियलिस्टिक बना सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। देख लो। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर एडिंग। थैंक यू। सर इसको सर ठीक, इसको हटा दो, तुम वहाँ पर क्रॉस कर रहा हूँ। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अनुपम भाई? फ्यूचर में आप आगे 10 साल बाद के प्लान्स, या फिर क्या आप मैं क्रिएट करना फ्यूचर चाहते में मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट की रूप में काम करना चाहता हूँ। और यही मेरा ड्रीम है, इसमें ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अभी तो अर्निंग के लिए मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन मेरा अ, ऐसा ड्रीम है कि आर्ट को लेकर, सिर्फ आर्ट को लेकर जीऊँ। तो हैं? इसका तैयारी अभी भी चल रहा। तो कोई ऐसी पेंटिंग आप बना रहे हो जो आप बता सकते हो कि आप ये इस आइडिया पे काम कर रहे हो? अगर आप बता सकते हो तो ही बताना आप। क्लियर नहीं है। यही कह रहा था कि अगर आप कोई फ्यूचर पेंटिंग्स का आइडिया या कुछ इस पे आप काम करना चाह रहे हो, या कि मैं इस पेंटिंग पे काम करना चाह रहा हूँ या आगे इस टाइप पे काम करना चाह रहा हूँ, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। फिलहाल तो मैं एक ऑयल पेंटिंग के काम करना चाहता हूँ। मैं एक दिखा सकता हूँ इधर, मेरा हाँ जी, एक हाँ जी, काम। बिल्कुल। अ, मेरा एक जाकिर हुसैन जी का एक अभी अभी एक ऑयल पेंटिंग में काम किया। तो उसमें मैं इसमें फोकस कर रहा हूँ कि ब्रश मार्क्स और स्ट्रोक्स में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और मैं तो थॉट प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं अपने आप को ढूंढता हूँ कि और कैसे मेरे बस
या स्ट्रोक्स को डेवलप किया जाए, ऐसा कुछ अलग बन जाए। तो इसके ऊपर अब काम चल रहा था, अभी अभी ये खत्म हुआ, लाइव हो चुका है। और तो आप थोड़ा ब्रश को लेके बता सकते हो कि ब्रश को लेके आप हाथ में लेके बता सकते हो कि आप क्या क्या चीजें, मतलब किस तरीके से ब्रश को होल्ड करते हो, थोड़ा सा अगर आप बता सकते हो ब्रश को हाथ में। तो नहीं, ये फिलहाल एक पेंसिल है। हाँ। ओवर एंड ग्रिप में मैं काम करता हूँ ज्यादा। ट्राइपॉड ग्रिप में मैं काम नहीं करता हूँ। ओवर एंड ग्रिप में जो काम करता हूँ वो, उसको पेंसिल में, हम पेंसिल को ऐसे पकड़ते हैं, तो इसमें अगर हम ऐसे पकड़े पेंसिल को और इसको चलाना आ जाए ओवर हैंड। तो हाँ, तो इसका मजा ही कुछ ऐसा है। और मैं अगर ब्रश को जो पकड़ता, उसको पहले मैं इस तरह पकड़ता था जब छोटे बच्चे, या फिर कुछ अपनी जो इसका उसका ग्रिप ऐसा रहता है। लेकिन मैं अब ब्रश को ऐसे पकड़ता हूँ और उसका, उसमें एक अलग सा वेट फील होता है। ब्रश में अगर पेंच लेकर दूर से काम, और ऐसा नहीं है कि एक जगह पर काम करते करते मैं उसमें खो गया, ऐसा नहीं है। मैं आगे जाता हूँ या फिर पीछे जाता हूँ, सामने जाता हूँ या फिर दूर में। हाँ, तो ऐसा अपने आप से वो जो अपने पेंटिंग में और कुछ ऐड करने की जो दिमाग में चल रहा है वो क्लियर हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं काम करते करते रात को मुझे लगा कि ये इसमें कुछ, मुझे ये फील हो रहा है कि इसमें कुछ गलतियां है, या फिर कुछ गलतियां तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, कुछ इनकम्प्लीट है। उसको मैं अभी भी, ये मेरे दिमाग में चलता है कि कुछ इनकम्प्लीटनेस है जिसको मैं पोर्ट्रे नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं सो जाता हूँ और सुबह सुबह फर्स्ट मैं उस पेंटिंग को देखता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि उसमें क्या क्या फॉल्ट है, या कुछ चीज और ऐड करने की थॉट्स मेरे आ जाते हैं। तो मैं बिगिनर्स को मैं, या फिर आर्ट रिलेटेड जितने भी लोग हैं को मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि पेंटिंग में और कुछ आना चाहिए। तो उस, ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त पेंटिंग कर रहे हैं कि हमारे आर्टवर्क प्रोग्रेस हो जाए। ब्रेक दो, ब्रेक देने से हमारे दिमाग, एक प्रोसेस होता है, और सुबह उठकर अगर फर्स्ट उस आर्टवर्क को देखे तो उसमें क्या क्या गलती है, ये हमें आसानी से पता चल जाएगा। तो आप बुक्स क्या क्या पढ़ते हो, आपकी फेवरेट बुक्स कौन कौन सी है, और आर्ट से रिलेटेड बुक्स हो गई आपकी, या फिर नॉर्मल जो बुक्स पसंद करते हो। मेरे पास काफी वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट के छोटे छोटे मैगजीन्स या बुक्स है। तो इम्प्रेशनिस्ट से लेकर ओल्ड मास्टर्स या मॉडर्न मास्टर्स की छोटे छोटे कुछ भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको खरीद लेता, बुक्स, और उसका काम देखता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि अपने स्ट्रोक्स को, या फिर अपने आप को अगर ढूंढना है तो वीकली एक काम जरूर करे, अपने आर्ट वर्क्स को एक घर में पैक करके रखे, और कुछ टाइम अपने आर्ट वर्क्स में अकेले उसको देखे और उस पे माइंड सेट करे। तो इसमें कॉन्फिडेंस आता है, और एक आर्टिस्ट के टाइम के साथ साथ हमारे जो सिग्नेचर बदलता जाता है, वो उससे हमें कुछ पता चलेगा। तो ये मैं टिप्स जरूर देना चाहता हूँ जो लैक ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से गुजर रहा है उसको, अपने आर्ट वर्क बुक्स के को नाम वीकली। आप सजेस्ट कर सकते हो, बुक्स के नाम बिगिनर्स बुक्स के के नाम, लिए या एडवांस आर्टिस्ट के लिए। बुक्स के नाम तो बहुत ही फॉरेन पब्लिकेशन से, ऐसा कोई अलग सा बुक्स नहीं है कि मैं फॉलो करता हूँ। बाजार में अगर बुक्स में ओल्ड मास्टर्स या फिर न्यू मास्टर्स या फिर इंडियन पेंटर्स के बुक्स को बुक के पब्लिकेशन के ऊपर मैं नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि उसमें क्या कंटेंट है, तो कंटेंट के ऊपर बुक सिलेक्शन में जाना चाहिए।
और मटेरियल्स आप क्या क्या कौन से, जैसे आपने भी ऑयल पेंटिंग करी तो उसमें आप कौन से ब्रांड के मटेरियल्स यूज करते हो? हालांकि मैं क्वेश्चन ये ध्यान रखता हूँ कि बिगनर ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस ना हो, और फिर भी एक क्यूरियोसिटी रहती है सबको जानने की कि आर्टिस्ट मटेरियल कौन सा यूज कर रहा है। आप सोने के मटेरियल यूज कर रहे हो या आप चांदी के मटेरियल यूज कर रहे हो? मेरा एक इंसिडेंट रहा था अगर कुछ साल पहले मैं एक मदर टेरेसा का एक थोड़ा हाइपर रियलिज्म या और बैकग्राउंड में कुछ सेमी रियलिस्टिक जैसा इफेक्ट था। एक काम था मेरा एक वाटर कलर पे, हाई डिटेल था वो पेंटिंग, A4 शीट पे बना हुआ था, कैंसन पेपर पे मैंने बनाया था, और नॉर्मल कैमेल वाटर कलर से। तो मैंने एक फॉरेन आर्टिस्ट के ग्रुप में वो डाला, तो उसमें कुछ फॉरेन आर्टिस्ट मुझे पूछा कि ये कौन ब्रांड का वाटर कलर है जिसमें आपने इतना अच्छा आर्टवर्क निकाला। तो मैं ऐसा कहा कि एक इंडियन ब्रांड है। तो मेरे पास तो मैं ये मानता हूँ कि ब्रांड ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। अगर हमारे सामने मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि महंगे वाले मटेरियल से अच्छा आर्टवर्क से नहीं निकाल सकते। मटेरियल फैक्टर करता है एक टाइम के बाद, छोटा सा उसका एक लाइफ का एक पार्ट समझो, उसका एक छोटा सा रोल है, ज्यादा वाला रोल है कि मैं कितना अपने स्किल पे मेरे अंदर में कितना स्किल है, वो बात करती है। मटेरियल मैटर नहीं करता इतना ज्यादा जैसा कि हम सोचते हैं। तो ये तो मैं मटेरियल मैटर करता है, मटेरियल की लेकिन बात करूँ तो हाँ। बड़े आर्टिस्टों के लिए थोड़ा इंटरमीडिएट या एडवांस पे जाने के बिगनर्स के लिए मटेरियल से ज्यादा स्किल ज्यादा मैटर, कि आप स्किल पे ध्यान दो। और अगर ब्रांड की बात करें तो थोड़ा बहुत मुझे पता है कि चारकोल पेंसिल में इस ब्रांड का जनरल पेंसिल यूज करता हूँ। तो बिगिनर्स के लिए ये जो भी जो पहले पहले काम कर रहा है इसके लिए इतना जरूरी नहीं है। हाथ थोड़ा जम गया तो उसके बाद जनरल चारकोल पेंसिल बहुत अच्छा है। और मैं ऑयल कलर या वाटर कलर कैमल का ही यूज करता हूँ, उससे ही हमारा मेरा सारे आर्टवर्क बना हुआ है। और वाटर कलर की सीट के लिए मैं प्रेफर करता हूँ ज्यादातर इंडियन ब्रांड। तो आ गया है चित्रपट पेपर से बहुत अच्छा आर्टवर्क बन रहे हैं। एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के रूप में जो जो काम कर रहा है, जो जो आर्टिस्ट है, वो भी चित्रपट पेपर भी यूज करता है। तो आप कोई हाई फाई मटेरियल यूज नहीं कर रहे, ना आप आर्टिस्ट के पेपर यूज कर रहे हो, ना आप कौन सी कंपनी नाम भूल गया मैं, विंसेंट न्यूटन, विंसेंट न्यूटन ना, विंसेंट न्यूटन की कलर यूज कर रहे हो? विंसन आप न्यूटन का सिंपल एक ही कैमलिन। चीज मैं विंसन न्यूटन का एक ही चीज मैं यूज करता हूँ जो है ऑयल पेंटिंग के ऊपर जो वार्निश है। क्योंकि कैमल का वार्निश से मैंने मेरा आर्टवर्क बहुत ही गंदा हो गया था और डैमेज भी हो गया था। तो मैं विंसन न्यूटन का ऑयल पेंटिंग वार्निश वो बहुत अच्छा है, थोड़ा महंगा है, तो वो मैं यूज करता हूँ विंसन न्यूटन का ये और चीज। चार कॉल के लिए आप क्या यूज करते हो? क्योंकि वो तो उड़ जाता है, उसके लिए फिक्सेटिव यूज करना पड़ता है, तो हाँ, क्या उसको कैसे आप? फिक्सिटिव या फिक्सिटिव में यूज करता हूँ क्वांटी या पेरिस के। वो 700 या फिर उसके आसपास ही मिलता है। तो क्वांटी पेरिस का फिक्सिटिव बहुत अच्छा है। विंजर नेटन थोड़ा महंगा है, तो कोई जरूरत नहीं है। क्वांटी पेरिस से ही मुझे जो सेटिस्फेक्शन है वो मिल जाता क्योंकि कैमलिन वाला तो बहुत ही बुरा है वो तो, है। बहुत ही बुरा है उसका। मास्क बिल्कुल पहन के वैल्यू उसको स्प्रे चेंज करना कर पड़ता देगा। है। हाँ, तो इससे आपने जितना यूज किया ऐसे ये वैल्यू चेंज नहीं करता है नहीं, मतलब यूज कर सकते हैं कौन के पेन इसको। वैल्यू चेंज करते हैं ऑयल पेस्टल में, नहीं करते हैं उतना। लेकिन सॉफ्ट पेस्टल में इतना ज्यादा बार्निश करोगे तो और फिक्सेटिव या दोगे तो उसका वैल्यू चेंज होगा। सॉफ्ट पेस्टल के ऊपर एक वार्निश है, मैं एक यूट्यूब पे देखा था, वो हमारे कंट्री में नहीं मिलता है। वो है स्पेक्ट्रोफिक्स, वो एक ब्रांड है वर्ल्ड फेमस, बहुत महंगा। तो उसमें मैंने देखा कि वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन बहुत महंगा, बहुत ही क्या नाम था? एक्सपेंसिव। स्पेक्ट्रो, स्पेक्ट्रो पिक्स, स्पेक्ट्रोफिक्स, स्पेक्ट्रो पिक्स, पिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। SPRE, स्पेक्ट्रो, SPRECTRO। PRECCRO। आरो। हाँ, यही चीज है ना कि बाहर जो चीजें मिलती हैं अभी तो हम क्या मतलब हम बाहर रहते नहीं है,
और बहुत सी चीजें होंगी जो वहाँ की लोकल शॉप्स पे मिलती होंगी जो यहाँ नहीं मिलती, तो ऐसी बिल्कुल। चीजें होती हैं। हालांकि और बिगिनर ज्यादा इंडिया में ब्रेस्ट्रो का अभी अभी जो ये हाँ, ब्रूस्ट्रो का जो मटेरियल आया है वो बिगिनर्स के लिए या फिर जो लर्नर्स है उसके लिए बहुत बजट फ्रेंडली है, कुछ चीजें काफी अच्छा है। ऐसा है। और ब्रूस्टो का फिक्सेटिव भी काफी अच्छा है वैसे, जैसे आपने कॉन्ट्री बेरिस का बताया ना, वैसे ब्रूस्टो का फिक्सेटिव भी यूज कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा है हम्म, हम्म, जो फिक्सेटिव है उसका। और ब्रूस्टो मतलब काफी पेपर्स भी अच्छे निकाल लिए, बजट में कोशिश कर रहा हूँ, काफी अच्छा ब्रांड है, हम्म, ये बिल्कुल। आप देख सकते हो एक बार। तो बेसिकली ये आज के हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं और क्वेश्चन देख लेता हूँ, कोई अगर क्वेश्चन रहना नहीं हो तो एक मिनट, इसमें किसी की रिक्वेस्ट अगर आई हो, अगर किसी को रिक्वेस्ट भेजनी हो तो हम एक जना और भेज सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहा है कि जो बिगिनर्स या इंटरमीडिएट आर्टिस्ट जिसको लेकर परेशान होते हैं कि हम अपना स्टाइल कैसे फाइंड करें। एक तो तरीका ये होता है कि बहुत से आर्टिस्ट क्या करते हैं, इस आर्टिस्ट को उठाया उस आर्टिस्ट को उठाया, दोनों का तोड़ के जोड़ के कुछ बना। तो आप क्या सजेशन दोगे कि हाउ टू क्रिएट योर स्टाइल, अपना स्टाइल कैसे निकालें। दूसरे आर्टिस्ट के काम देखो, लेकिन इतना भी मत देखो कि वो खुद पर हावी हो जाए। मैं इसका सफर रहा हूँ, मैं इतना भी ज्यादा नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ जिस टाइम पे मुझे देखना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़िया है। जैसा कि मैंने बताया कि एक टाइम शांत एकांत घर में रहकर अपने आर्ट बॉक्स को सामने रखकर उसे देखो, सिर्फ देखो। इससे ही तुम्हारा आर्ट वर्क्स डेवलप होंगे, खुद को ढूंढ पाओगे कि दूसरा कोई स्टाइल या खुद का एक पहचान कैसे आए। ठीक, ये तो है। सो और देखूं क्वेश्चन अगर है। अच्छा, और ये तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड ही है कि डिजिटल आर्ट में और जो मैनुअल पेंटिंग है, इसके बारे में आप कुछ बताइए कि आप इसको किस तरीके से देखते हो, डिजिटल आर्ट को और जो मैनुअल पेंटिंग। क्या आपके प्लान से कि आप डिजिटल आर्ट पर आगे करोगे या फिर आप मैनुअल की तरफ ज़्यादा फोकस रखते हो कि आपको डिजिटल उतना पसंद नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि डिजिटल आर्ट वर्क में ही है, उसको मैं देखता हूँ। क्योंकि टाइम के साथ साथ आर्ट वर्क्स में इवोल्यूशन आया। पहले तो लोग पिकासो का पेंटिंग भी, पहले पहले जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनते थे तो वो लोग वो पसंद नहीं करते थे। ये एक ऐसा कैसा बन गया कि कुछ भी आर्ट वर्क एक आर्टिस्ट बना रहे हैं। तो डिजिटल आर्ट वर्क को मैं ऐसे देखता हूँ कि वो भी एक आर्टिस्ट के दिमाग से ही आता है। उसमें भी आर्टिस्ट का स्किल या फिर जो ग्रामेटिकल चीजें हैं वो सारे अगर डेवलप नहीं है तो एक अच्छा डिजिटल आर्टिस्ट भी नहीं बन सकता है। लेकिन इस दोनों चीजों को मैं सेपरेटली देखता हूँ कि एक आर्टिस्ट मैनुअली काम कर रहा है, डिजिटली भी जो काम कर रहा है वो भी एक आर्टिस्ट है। लेकिन मुझे ज्यादा लगाव फील होता है जब एक आर्टिस्ट मैनुअल कैनवास के सामने बैठता है और उसमें ब्रश चलाता है। ये एक नेचर का कनेक्शन बनता है, तो ये तो मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं डिजिटल आर्ट वर्क को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे नेचर से जुड़े रहना बहुत पसंद है। अच्छा, तो आप इंजॉय ज़्यादा किसको करते हो कि लॉन्गर स्टडीज ज़्यादा इंजॉय करते हो या फिर क्विकर जो छोटी छोटी स्टडीज होती है, क्विक स्केचेस वगैरह, इनको ज़्यादा इंजॉय करते बोथ बोथ मैं इंजॉय करता हूँ, क्योंकि मेरा इतना भी कुछ कुछ जो मैं प्रैक्टिस वर्क के लिए निकालता हूँ, कुछ फटाक से बन जाए, एक स्ट्रोक से कुछ स्टडी बन जाए, इसमें भी एक अलग मजा है। और लॉन्गर स्टडी थोड़ा इसमें टाइम टेकिंग है, तो इसमें एक अलग
माइंडसेट काम करता है कि टाइम के साथ साथ इसमें एक इमोशन बनने का एक बहुत ही टाइम कनेक्शन बहुत गहरा होता है टाइम के साथ साथ। कैसे एक पेंटिंग को मैं वीकली या फिर मंथली एक पेंटिंग को बना रहा हूँ, उसमें कैसे प्रोग्रेस आया है, उसमें ढूंढने का चीज, ये सब मुझे मिलता है। तो इंजॉय दोनों को करता हूँ। तो अ, इससे था यहाँ पे जो लाइफ स्टडीज होती है, तो आप लाइफ स्टडीज में ज़्यादा प्रिपेयर करोगे या फिर आप मास्टर की जो कॉपी, मास्टर्स की कॉपी करना, उसको ज़्यादा प्रिपेयर करोगे बिगनर्स के लिए, कि लाइफ स्टडी ज़्यादा करें या मास्टर्स की कॉपी ज़्यादा करें? लाइफ स्टडी ज्यादा करें। मास्टर स्टडी स्किल जरूर बढ़ाता है, किंतु लाइव स्टडी, मास्टर स्टडी जो कर रहे हैं वो भी एक लाइव स्टडी है, लेकिन उसको आमने सामने एक फ्लेश एंड ब्लड का आदमी नहीं है, वो एक पेंटिंग है, उसमें उसमें भी स्किल डेवलप होता है। लेकिन और भी ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ लाइव स्टडी, लाइव स्केचेस में। इसमें हम एक 3D फॉर्मेट में देख रहे हैं कुछ चीजों को, उस ऑब्जेक्ट को या फिर इंसान को बनाना इसमें, या फिर आउटडोर में गए तो लैंडस्केप, नेचर को एक फील है, एक कनेक्शन है। ये एक ऐसा कनेक्शन है कि ये सब मैटर करता है। एक कनेक्शन अपने कलर्स में, एक ऐसा एक फील आता है कि वो काम अपने आप ही एक आर्टिस्ट को डेवलप करता है, मेरा ये मानना है। कि जब जब हम लाइट से देख के कुछ बनाएंगे तो वो हम उसमें कुछ अलग भी निकाल सकते हैं अपनी तरीके से, अपनी ऑब्जर्वेशन हमारी बढ़। और मास्टर्स की स्टडी सिर्फ हम उससे मास्टर की जो फिलोसफी है, मास्टर का जो आर्ट वर्क है, मास्टर की जो मेथड है, वो सीख रहे हैं, लेकिन लाइव से हम कुछ नया भी सीख लेंगे उससे। तो इसलिए बेकार से बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि आपने बताया कि लाइव स्टडी को ज़्यादा फोकस देना ज़रूरी है। बाहर निकलो, बाहर जाके उसको मतलब देखो, उसको करो। अगर नहीं अवेलेबल, बाहर नहीं जा सकते, तो फिर यहाँ पे मास्टर स्टडीज कर सकते हो। बिल्कुल। डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। अगेन वही बात आ जाती है। सो थैंक यू कि आप जुड़े हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में। और आपके जुड़ने से पॉडकास्ट की शान बढ़ती है। जैसे आप जैसे आर्टिस्ट आते हो, जुड़ते हो, तो पॉडकास्ट की वैल्यू बढ़ती है। और बिगिनर्स को, जो भी हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आर्टिस्ट का थॉट प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से वो सोचते हैं। सो उसके लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत बड़ा आपका आभारी हूँ मैं। और साइंटिस्ट के क्वेश्चन है, तो मैं आप तुमको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि तुम इतने आर्ट के ऊपर व्यूअर्स के साथ एक आर्टिस्ट का कनेक्शन बना रहे हो, उसका थॉट शेयर कर रहे हो, उसका एक फील दे रहे हो, इसलिए बहुत बड़ा काम है। और मैं तुम्हारे और भी यूट्यूब में अम, जैसे कि कृष्ण कुंडरा जी का मैं लाइव देख रहा था, उसमें बहुत कुछ सीखने का है। तो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं तुमको थैंक यू बोलता हूँ। आपका भी धन्यवाद। और आप बिगिनर से जो इंस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहते मैं एक ही सजेशन दूंगा कि डिटेल के चक्कर में बाद में फंसे, पहले रफ स्केचेस या लाइव स्टडी पर जरूर ध्यान दें। मैं यही चीज का कमती देखता हूँ कि एक बंदा जो काम कर रहा है वो डिटेल के चक्कर में इतना फंसे हुए है, या फिर फोटो रियलिस्टिक काम कर रहे हैं, वो बाद में करे, उसका लिए टाइम है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी करे डेली कुछ रफ वर्क, रफ स्केचेस या फिर लाइव स्केचेस। इसके लिए कोई महंगा सा पेपर या फिर कुछ नहीं चाहिए, एक पेंसिल या सिंपली एक जेरोक्स शीट या फिर न्यूज प्रिंट के ऊपर भी बन सकता है। और तो ओवरऑल देखिए इसमें ध्यान स्केचेस देना को, चाहिए। डिटेल्स में ना घुसिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें, बार बार के स्ट्रक्चर। बिल्कुल। बिगिनर और एकदम कृष्ण डिटेल में कुंडारा चले जी ना जाते हैं, बोलता है ना, कृष्ण कुंडारा जी बोलता है कि मोटे मोटे से देखो, मोटे मोटे चीजों को। हाँ, राइट।
से सोचना चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा सा आइस को थोड़ा सा ऐसे स्क्वीज करके देखो, छोटा करके देखो, ताकि थोड़ा सा ब्लर दिखे, डिटेल आपको ना दिखाई दे, उससे आपको इजी भी हो जाएगा बनाना। आप डिटेल में फंसते हो तो इसलिए फिर फंसते चले जाते हो। ग्रिड भी इधर है, सब कुछ इधर है एक आर्टिस्ट के लिए, एक दिमाग और एक दोनों आंखों, हाथ कुछ नहीं है। हम अगर हाथ को भी बांध लेना तो भी एक आर्टवर्क, मुझे लगता है कि उनसे एक आर्टिस्ट काम करता रहता है, उसका थॉट प्रोसेस चलता रहता है, वो कुछ देखते हैं, वो भी तो एक आर्ट ही है। बस इसके ये हमारे कि हम यहाँ से इस कनेक्शन तक जो हाथ तक जाता है, उसका कनेक्शन बैठा हुआ है, लेकिन उसके वो थोड़ा लैग करता है। यहाँ से यहाँ कनेक्शन, यहाँ का जो तार है वो सीधे डायरेक्ट जा नहीं रहा, बस वो तार को ठीक करना, उसकी लगने वगैरह जो आप कर रहे हो ना, उसकी वो बस अच्छी करनी। और वो आपकी स्किल, ये इसकी तो वो होगी ना। बाकी आपका सब थॉट प्रोसेस, जो भी आपके आइडियाज हैं, वो सब आपके दिमाग में चल रहे हैं। और ये भी एक चीज एआई में आ जाती है कि लोग सोचते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस है, हम तो आर्टिस्ट बन गए और स्किल की हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो एआई से बोलेंगे वो हमें पेंटिंग बना के दे देगा, हम ये आइडिया बता देंगे वो हमें करके दे देगा। पर स्किल भी आपकी उस सोच को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करती है, जैसे आपकी स्किल। और जो आर्टिस्ट आगे जाके एआई पे डिपेंड हो जाएंगे और सोचेंगे कि हम तो ऐसे ही बना देंगे, और हाथ में उनकी स्किल नहीं होगी, उस उनकी वैल्यू उतनी नहीं होगी जिनकी, जितनी वैल्यू उनकी होगी जिनके हाथ में स्किल होगी। कि उस टाइम पे लोग आलसी होंगे और ज्यादा, जैसे एआई बढ़ेगा तो लोग आलसी काम करना कम कर देंगे, तो आपके लिए और स्कोप खुल जाएगा वहां पे जाके। कि आप अपनी हाथ की स्किल को जितना बढ़ाते जाओगे, आपकी वैल्यू, उस आर्टिस्ट की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी, तो इसलिए हाथ की स्किल ज्यादा अच्छी होगी। कहते हैं ना, आज भी तो होती है कि जो आर्टिस्ट ग्रिड से बना रहा है उसकी वैल्यू लोग कम करते हैं, और जो लाइव सामने बना रहा है, क्विकली बना रहा है, उसकी उसकी हाथ की वैल्यू ज्यादा करती है, लोग उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं उस आर्टिस्ट को। ये हम आज बिल्कुल। भी देखते हैं अपने आसपास, कहीं कोई आर्टिस्ट लाइव डेमो दे रहा है या फिर वैसे बना रहा है, तो जो ग्रिड से बनाते हैं वो तो बिल्कुल ही घर पे बना के लेके जाएंगे, वो फिर दिखाएंगे। और जो बिल्कुल लाइव परफॉर्म करके दिखा रहा है लोगों को, 100 लोगों के सामने पेंट कर रहा है, उसकी एक अलग ही रिस्पेक्ट होगी। एक तो ये लाइव तो जो ऐसा कर नहीं सकता। प्रेजेंटेशन है, एक आर्टिस्ट का कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है, ये बिगनर्स को मैं सोचता हूँ थोड़ा सोचना चाहिए कि कॉन्फिडेंस लेवल लाइव स्केच से ही मिलेगा, रफ ड्राइंग से ही मिलेगा। आ, इसका कॉन्फिडेंस, ये काम करके जो कॉन्फिडेंस मिलता है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और दूसरी बात ये भी है ना, जैसे अनुपम भाई, आपने जो भी पेंटिंग दिखाई, वो आपने पेंटिंग रखी है सामने, और वैसे ही पेंटिंग का कोई एआई बना दें, और अगर मुझे वो पेंटिंग खरीदनी है, तो मैं वो पेंटिंग खरीदूंगा जो अनुपम भाई की, मैं अगर मुझे पैसे देने होंगे, अगर मैं 1 लाख रुपए दूंगा या 10 लाख रुपए दूंगा, तो जो पेंटिंग अनुपम भाई ने हाथ से बनाई होगी मैं उसके दूंगा। अगर एआई सेम टू सेम भी बना रहा है या उससे अच्छी भी बना रहा है, मैं उसके वो पैसे दूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है इस बंदे ने हाथ में, उसका इमोशन है, सब चीज, हमारा इमोशन भी तो कनेक्टेड है ना एक इंसान के साथ। और जो आर्टिस्ट, मतलब लोग सोचेंगे ना लोग पैसे बचा लेंगे, ऐसा भी नहीं, लोग में बहुत पैसा है, क्योंकि जो बिलियनियर्स लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, वो, उनको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना ही है ना। वो 10 लाख रुपए की पेंटिंग उसकी खरीदेंगे, ना कि किसी एआई की खरीदेंगे, क्योंकि उनको घर पे लाके दिखाना है कि इस आर्टिस्ट का काम है, ये इस आर्टिस्ट ने बनाया है, हाथों से बनाया है, हैंडमेड काम है। आज भी हैंडमेड जो प्रोडक्ट होते हैं, उनकी एक प्राइस ज्यादा होती है, मशीन की बनी हुई प्राइस कम होती है। और जो रिच लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो वाला काम खरीदेंगे, हैंडमेड महंगा ये वाला खरीदेंगे, वो वाला नहीं खरीदेंगे। सौरभ, यूट्यूब में एक मैं वीडियो देखा था जिसमें विंसेंट वैन गॉग की स्टारी नाइट पे एक एआई के ऊपर काम हुआ था। तो फिर भी जो लोग उसको देखे एक टाइम पर, लेकिन ओरिजिनल पेंटिंग जो है उसके सामने ज्यादा क्राउडेड होता है वो एरिया। तो क्यों क्राउडेड होता है? क्योंकि वो एक आर्टिस्ट का एक इमोशन उस पर है, उस सरफेस पर, इसको लोग फील करते हैं, फील करना चाहते हैं, इसलिए तो वो ओरिजिनल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। बिल्कुल। और अभी तो एआई उस लेवल तक पहुंचा नहीं है कि वो आर्टिस्ट की तरह स्ट्रोक्स भी लगा ले, वो पेंट की थिकनेस भी उस पे वो लगा ले। अगर आज से 5 साल बाद उस लेवल तक पहुंचता भी है, तब भी उसकी वैल्यू ही रहेगी, उतनी ही रहेगी, आर्टिफिशियल ही रहेगी। आर्टिफिशियल ही बोलेंगे उसको, उसको रियल नहीं बोलेंगे।
तभी बिल्कुल आपका काम बोलेंगे कि अनुपम भाई ने ये अनुपम भाई की रियल पेंटिंग है। वो पेंटिंग एआई ने बनाई है, वो पेंटिंग 200 रुपए की है एआई ने जो बनाई है, और जो अनुपम भाई ने बनाई है वो पेंटिंग 2 लाख रुपए की है, क्योंकि वो रियल है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल नाम उसके आगे हमेशा लगा रहे, और इंसान के बिल्कुल काम के बिल्कुल आगे हमेशा ये रियलिटी बहुत लगी ही रही। अच्छा कहा। उसके नाम से बिल्कुल पहले ही आर्टिफिशियल एक टैग मार्क रहेगा। बिल्कुल। और जो आदमी 2 लाख रुपए दे के काम खरीद रहा है, उसके पास पैसा है जब भी तो वो खरीद रहा है ना। आज के टाइम पे जो कमीशन वर्क भी बनवाते हैं लोग, उनके पास मनी होता है आर्टिस्ट को देने के लिए। लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, करोड़ों भी दे रहे हैं। तो अगर कोई इंसान इतना ही कंजूस होगा, तो वो क्यों कोई करोड़ों का आर्ट खरीदेगा? वो यहाँ पर गाड़ी खरीदेगा, पर उसके पास ऑलरेडी 10 गाड़ियां हैं, उसके पास 10 फरारी हैं। उसको अपने घर के लिए एक ओरिजिनल पेंटिंग चाहिए, तो वो खरीदेगा 1 करोड़ की पेंटिंग। तो उसको तो पैसा लगाना ही है ना ठिकाने अपना तो वो तो लगाएगा ही लगाएगा। उसकी टेंशन आओ मतलब कि एआई हमें रिप्लेस कर देगा, ये कर देगा। रिप्लेस करेगा पर कुछ लेवल तक, जो कंपनीज वगैरह के काम होते हैं वहाँ थोड़ा बहुत रिप्लेस करेगा। ब्रॉड सर्विस में वो काम आएगा हाँ कि कुछ छोटी चीज को, जैसा फिल्म में होता है ना, हॉल में एक बिग स्क्रीन के लिए, बिग स्क्रीन में वो हाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो बिग सर्विस के लिए वो एक ठीक है, लेकिन उसका फील अलग है, लेकिन ओरिजिनल का फील हो रही है। original भी है, बिल्कुल। अभी वो ये जैसे पुराने आर्टिस्ट की अगर हम पेंटिंग उठा के देख ले, तो उनकी ओरिजिनलिटी, उनकी वैल्यू ज्यादा ही रहेगी। अगर आप मोनालिसा बना दोगे तो आपकी वैल्यू नहीं होगी लियोनार्डो की वैल्यू, चाहे आप लियोनार्डो से अच्छी भी बनाओ, तब भी बिल्कुल लियोनार्डो की ही वैल्यू रहेगी। तो जिस आर्टिस्ट की जो वैल्यू है वो वैल्यू रहेगी ही रहेगी। और अभी तो खैर हम इतने आगे भी नहीं गए कि 5 से 50 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा। आप सिर्फ सोचो 5 से 10 साल का प्लान बना के चलो, उसके बाद बस आपको चेंज करते रहना है, करते रहना। ये आप बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर। लोग ज्यादा परेशान हो गए हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग व्यूज के लिए ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि एआई कैन रिप्लेस यू, एआई आपको बर्बाद कर देगा। तो उससे ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुपम भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर हम बात करते रहेंगे थैंक यू। तो रात हो जाएगी पूरी। काफी 2 घंटे का हमारा पॉडकास्ट हो चुका है, काफी लंबा हो चुका है। और ये पॉडकास्ट मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, सो जिनको यूट्यूब पे देखना हो वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और सो थैंक थैंक यू यू। भाई, थैंक यू, गुड नाइट आपको भी। खाना खा अरे लिया टुडे आपने? फुटे हिंदी झेलने के लिए इतने वक्त तक मैं सारे व्यूअर्स को या तुमको मैं थैंक यू बोलता हूँ, और लव टू ऑल बिगिनर्स को मैं यही कहूंगा कि अपनी कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज मत होने देना, काम में रहो। इसमें तुम एक टाइम के बाद 6 महीनों के बाद तुम देखो कि तुम क्या, किस से किस मुकाम तक भरोसा पहुंच गए रखो खुद पर, खुद तो पर भरोसा रखना ये बहुत जरूरी है। वैसे खाना वाना खा लिया आपने? नहीं, अभी जाऊंगा। कोई बात नहीं यार, मैं भी अभी जाऊंगा खाना खाने। हम दोनों ने खाना नहीं खाया। ठीक है, आज के लिए ये इतना डिस्कशन हो रहा है, इतने बातें हो रही है आपके ऊपर, कभी फील ही नहीं हो रहा है मैं कि मैं अंधी हूँ। चलो फिर कभी दोबारा भी करेंगे, और भी अच्छे अच्छे बिल्कुल। टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स भी कराएंगे, उससे बातचीत करेंगे। Sure. जो व्यूवर्स आप जो टॉपिक देना चाहते हो आप वो सजेस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू, गुड नाइट अनुपम भाई, अपना टाइम देने गुड के नाइट, लिए, गुड नाइट, आज लव यू, आने के लिए। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।